स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो आज के यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम एक प्रमेय को प्रूफ करवाएंगे जिसका नाम है थेल्स प्रमेय। देखिए ये थेल्स प्रमेय, और इसके पहले हमने 6.1 को पूरे डिटेल में सॉल्व किया था और त्रिभुज की समरूपता के बारे में कुछ बातें भी हमने सीखा था। लेकिन ये जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रमेय 6.1 को सिद्ध किया जाएगा और प्रमेय 6.2 को 6.2 को भी प्रूफ किया जाएगा, क्योंकि 6.2 भी पेपर में आ सकता है। और ये जो थेल्स प्रमेय है ये तो आप एकदम रट्टा मार के जाइएगा पेपर में, क्योंकि पेपर में ये 4 नंबर में पूछता है थेल्स प्रमेय। कितने नंबर में? 4 नंबर में। अगर थेल्स प्रमेय नहीं पूछा तो थेल्स प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न जरूर पूछता है। ये हमेशा पूछता है बोर्ड की परीक्षा में, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा देखिए, थेल्स प्रमेय, पहले हम थेल्स प्रमेय स्टेटमेंट क्या देता है उसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रमेय को पढ़ के इसको सिद्ध करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले प्रमेय 6.1 जिसको थेल्स प्रमेय या फिर एक और बोलते हैं, इसका नाम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। देखिए थेल्स प्रमेय क्या है, या तो सॉरी ये अच्छे से नहीं नोट किया हूँ, ये थ है बच्चों, ये थ लिखा है। थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये है आपका थेल्स प्रमेय। और तो देखिए आखिर थेल्स प्रमेय होता क्या है। तो थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट मैं एक बार लिख, थेल्स प्रमेय का ये है आपका स्टेटमेंट। थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हमको जो कहा है, जो इसमें बताया है, जो हमको ज्ञात करके जो इसने हमको स्टेटमेंट में कहा है उसको हम एक फिगर के रूप में बनाएंगे। उसके बाद ही हम इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ये किसी एक त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोग कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये आपका एक त्रिभुज है। कहा है त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। यानी कहने का इसका मतलब है कि किसी भी एक भुजा के समांतर ऐसी एक रेखा खींचनी है जो किसी भी दो भुजाओं को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, ऐसे कुछ जो इसके समांतर हो और इन दो भुजाओं को एक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इतना समझ में आ गया। आगे का है, तो ये अन्य दो भुजाएं, यानी ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इतना हमें इस फिगर से पता चला, इतना हमें इस स्टेटमेंट से मालूम चला। हम इसका नाम हम सब लिख लेते हैं, ठीक है। इतना हमको स्टेटमेंट से पता चला, हमने एक त्रिभुज बना लिया, उसमें एक रेखा खींच दी। अच्छा आप ही सोचो बच्चों, क्या इतने से हम थेल्स प्रमेय प्रूफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, एकदम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम एक रचना करेंगे। क्या करेंगे, इस बिंदु बी से यन को मिलाएंगे और इस बिंदु सी से यम को ऐसे रचना कर रहे हैं, इसलिए हम डॉटेड लाइन से कर रहे हैं, ठीक है। और एक काम और करेंगे, इस यम बिंदु से इस एन बिंदु पर लंब डाल देंगे। अभी देखिएगा ये लंब हम क्यों डाले हैं, अभी बताएंगे आगे चल के ये लंब डालना क्यों आवश्यक है, ठीक है। इन दोनों ऐसे लंब डाल दीजिए, या ये आपका 90 अंश, ये आपका 90 अंश दिखा दीजिए। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, EF रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ DE रख देते हैं, ठीक है, DE रख देते हैं, ओके।
अब देखिए, अब हम सबसे पहले लिखना चालू करते हैं कि हमको क्या दिया था। ठीक है, क्या दिया था, हमने क्या रचना किया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है। अच्छा, क्या ज्ञात है? एक त्रिभुज एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC समांतर है MN के, जिसमें BC समांतर है MN के। ठीक है, अच्छा ये तो ज्ञात था। हमने रचना क्या किया? बिंदु B से N को मिलाया तथा बिंदु C से M को मिलाया। ये तो हमारा एक था। दूसरा रचना क्या किया था हमने? दूसरा रचना किया था कि ME लंब डाला हूँ AN पे। दूसरा में हमने क्या किया था? जो ME लंब होगा, मतलब लंब डाला था AN पर। आप इसको स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा कि बिंदु M से भुजा AN पर लंब ME डाला। दूसरा ये 2 नंबर का रचना था। ये तीसरा नंबर पे क्या किया था? फिर बिंदु N से AM पर ND लंब डाला, यानी ND लंब हो गया आपका AM पर। इतना आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा, और इतना समझने की कोई बात नहीं थी। जितना ये फिगर था उसी से इतना सब हमने किया है काम। अब देखिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिमाग प्रयोग करेंगे। दिमाग प्रयोग मतलब कि कहने का हमारा तात्पर्य केवल इतना है कि अब हम यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है ये भी एक बार हम जान लें। सिद्ध करना है। अच्छा, सिद्ध क्या करना है बच्चों आपको? हाई बटा हाई। देखिए ध्यान से, क्या क्या आपको सिद्ध करना है? AM बटा MB बराबर है AN बटा NC के। ये आपको सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है हम यहाँ लिख देते हैं। AM बटा के MB बराबर है AN बटा के NC के। ये हमको प्रूफ करना था, ये हमको सिद्ध करना था। अब हम चलेंगे इसके उपपत्ति पर, यानी इसके प्रूफ पर। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। देखिए कैसे इसका प्रूफ होगा। उपपत्ति, उपपत्ति देखिए, आप इस त्रिभुज में ध्यान से आप देखिए। पहले देखिए, हमको सिद्ध करना है AM बटा MB बराबर है AN बटा NC के। तो ये दोनों, पहले हम इस पार्ट के लिए हम इस त्रिभुज को देखते हैं। देखिए AM और MB कहाँ कहाँ है। अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पर AM है और यहाँ पर MB है। तो अगर हम एक काम करें, इस त्रिभुज को ले लें। ठीक है, इस त्रिभुज को ले लें, ये बड़े वाला त्रिभुज AMN। ये मतलब इस पूरे के सापेक्ष तो ये छोटा ही है, तो मैं इसको बोलता हूँ AMN त्रिभुज में अगर इसको ले लिया जाए तो इसमें आपको AM भुजा मिलेगी। और MB भुजा के लिए आप इस त्रिभुज को ले लो, इस अधिक कोण त्रिभुज BNM को, इसको ले लीजिए आप।
तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के उसका अनुपात ले लेंगे, आपको आपका मतलब एक पार्ट मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से इस साइड वाले की तरफ चलेंगे। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए उपपत्ति में एकदम सोच समझ के लिखना है और एकदम मतलब बहुत ही मस्त प्रश्न है, माइंड बहुत अच्छे से यूज होता है। इस पर प्रैक्टिस आप कम से कम इसको 4, 5, 6 बार जितने बार हो सके, 1-2 बार तो आप मतलब वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा और 2-3 बार फिर कभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समय मिलेगा तब। देखिए सबसे पहले आप त्रिभुज AMN में, इस त्रिभुज में चलते हैं, AMN में। अच्छा सब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? AR त्रिभुज AMN बराबर 1/2। क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई होता है। अच्छा बच्चों एक काम करते हैं, हमको AM भुजा चाहिए ना, AM भुजा चाहिए, तो AM भुजा के लिए हम इसको एक बार आधार लेके मानते हैं। जब इसको आधार मानेंगे तो ये वाला इस पर लंब हो जाएगा, ND इस पर लंब हो जाएगा, भुजा AM पर लंब हो जाएगा ND। तो यानी इस त्रिभुज के लिए जब आधार इसको लेंगे तो आपका लंब क्या होगा? ND होगा। समझ में आया इतना चीज़? बहुत अच्छा समझ में आ गया। तो फिर हम इसको यहाँ पर लिखते हैं सीधा सीधा। लिखिए यहाँ पर लिखेंगे AR त्रिभुज AMN बराबर 1/2। आधार बच्चों हमने AM लिया है, ऊंचाई हमने क्या लिया है? ND लिया हुआ है। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। सही बात है। अब हम देखिए, अब इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं। ये जो अधिक कोण त्रिभुज MBN है, तो अब लिखेंगे त्रिभुज MBN में, सबसे अब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे AR त्रिभुज MBN बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अच्छा बच्चों देखो ये क्या है? यह एक अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है बच्चों? ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो इसको कैसे, इसका मतलब हम ऊंचाई कैसे लेंगे? तो मान लीजिए ये आपका एक अधिक कोण त्रिभुज है, यूं आपका ये अधिक कोण त्रिभुज कुछ बनेगा। ठीक है, इसकी ऊंचाई देखा जाए तो ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि अधिक कोण त्रिभुज का जो ऊंचाई होती है त्रिभुज के बाहर जाती है। तो ये जो ये वाला जो है इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। तो उसी तरीके से ये वाला जो त्रिभुज है ये यूं घूमा हुआ है, यही त्रिभुज घूमा हुआ है। तो इसके लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए, इस वाले त्रिभुज के लिए आपका जो ऊंचाई हो जाएगा वो हो जाएगा ND हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बच्चों? ND हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। आधार अगर हम लोग MB ले रहे हैं तो ऊंचाई आपकी ND हो जाएगी। कैसे? देखो अगर इस त्रिभुज में हम इसको आधार लिए, ठीक है, तो यहाँ से लंब डालेंगे। उसी तरीके से देखो हमने इसको क्या माना है? आधार माना, तो इसको आधार माना तो इसकी जो ऊंचाई होगी ये वाली ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया। तो अब आप इसको AR त्रिभुज MBN लिख दीजिएगा। ये इक्वेशन नंबर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अनुपात लेते हैं। क्या लेते हैं? इन दोनों का अनुपात लेते हैं। तो जैसे ही इन दोनों त्रिभुज का हम अनुपात लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, ये बस केवल समझने के लिए है, इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। भाग देने पर यानी AR त्रिभुज AMN इक्वल टू 1/2 इंटू AM इंटू ND अपान में 1/2 इंटू MB इंटू ND बटा, यहाँ लिख लीजिएगा आप, यहाँ बराबर ये हो जाएगा AR त्रिभुज MBN। अच्छा 1/2 से 1/2 ND से ND कटा, यानी AR त्रिभुज AMN बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी
बटा में ए आर त्रिभुज एम बी एन, ये एन लिखा है मैंने, जल्दी जल्दी में टेढ़ा हो जा रहा है, ये हो जाएगा आपका ए एम अपान में एम बी। ठीक है बच्चों। अच्छा, आप यहाँ से ए आर त्रिभुज ए एम एन बराबर आप लिख सकते हैं ए एम अपान में एम बी इंटू में ए आर त्रिभुज एम बी एन। इसको आप कोई समीकरण नंबर कुछ नाम दे दीजिए, इसको आप समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए। ठीक है। अब इसी प्रकार आप लिखेंगे ए आर त्रिभुज ए डी ई बटा में, बताता हूँ कैसे होगा, ए आर त्रिभुज एम एन सी बराबर, ध्यान दीजिए क्या मैंने लिखा। एक बार हमने आधार इसको माना था तो ऊंचाई आपकी ये हो गई। अब एक बार इसी त्रिभुज में आधार हम इसको मानेंगे तो आपकी ऊंचाई क्या होगी, एम ई हो जाएगी। सही बात है। अच्छा, अब हम त्रिभुज एम एन सी में लेंगे, क्योंकि देखिए ए एन हमको चाहिए, ए एन यहाँ से मिल गया, एन सी हमको इस त्रिभुज में मिल जा रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो अब देखिए इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, तो इस वाले त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी। देखिए कैसे, इस वाले त्रिभुज को जब हम लेके चले थे तो यहाँ से ये वाली इसकी ऊंचाई हो रही थी, तो जब इस वाले त्रिभुज को लेके हम बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई ये वाली हो जाएगी। समझ में आया? चलिए बिल्कुल समझ में आ गया, तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/2। अच्छा, आधार बच्चों हमने क्या माना है, ए एन को माना है, इनटू ये हो जाए आपका, इनटू में आपका एम ई हो जाएगा अपान 1 अपान इंटू ये हो जाएगा एन सी इंटू एम ई। 1/2 से 1/2 काटो, एम ई से एम ई काटो, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए आर त्रिभुज ए डी ई बराबर ए एन अपान एन सी इंटू में ए आर त्रिभुज एम एन सी के। देखो ये क्या लिखते हैं हमने, ए यम एन होगा, ए यम एन लिखा जाए इसको, ये ए यम एन होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसको समीकरण नंबर आप 4 दे दो। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप हमें, आपने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ा हुआ था, 2 समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। तो यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के इक्वल टू हो जाएगा। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ए आर त्रिभुज एम एन बी बराबर ए आर त्रिभुज बी एन सी में, सॉरी एम एन बी है, ये एम एन सी हो जाएगा, एम एन सी। इसको आप मानो समीकरण नंबर 5। अब देखो जहाँ एम एन सी है वहाँ पर एम एन बी रख दो। ठीक है, रख दीजिए। और ये भी आपका ए एम एन है और ये भी आपका ए एम एन है, तो किसी भी समीकरण का दायां पक्ष जब बायां पक्ष बराबर होता है तो उसका दाहिना पक्ष भी बराबर हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए इतना। तो यहाँ पर ये तो एक इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप यादें रखिएगा। देखिए अब हम लिखेंगे समीकरण किसे और किसे से, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर शॉर्टकट अपनाया हुआ है,
तो इस शॉर्टकट को आप मत करिएगा। यहाँ पर पूरा विधिवत ऐसे आप मैंने जैसे यहाँ पर ये ऐसे करके लिखा है वैसे ही आप यहाँ से हल करिएगा, क्योंकि मैंने शॉर्टकट लिखा, क्योंकि अगर मैं पूरा डिटेल में, एक तो मैंने आपको समझा ही दिया है, अब दूसरा को भी वैसे समझाने लगूंगा तो फिर लेट होगा बच्चों, ज़्यादा वीडियो लंबी खींचेगी तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर थोड़ा शॉर्टकट हो रहा था, यहाँ पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया है। अगर इसमें कोई दिक्कत है बच्चों तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं इस पर फिर से वीडियो बना करके फिर से आपको समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। अच्छा, अब देखिए समीकरण 3 और 4 से क्या दिया होगा आपका, ए यम बटा के यम बी इंटू में ए आर त्रिभुज यम बी यन बराबर हो जाएगा ए यन बटा के यन सी इंटू में ए आर त्रिभुज एम एन सी के। अच्छा, चूँकि हम यहाँ पर इस लाइन में थोड़ा सा इसको हम करेक्शन करेंगे, समीकरण 4 से इस समीकरण 4 से एम एन बी के स्थान पर एम एन सी रख देंगे, फिर यहाँ से एम एन सी से एम एन सी को काट देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा, जो हमको प्रूफ करना था वो आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए अब यहाँ लिखेंगे ए एम, एक बार देख लिया जाए, दिखा है ए एम बटा एम बी ए एन बटा एन सी, ए एन बटा एम बी इंटू ए आर त्रिभुज एम बी एन एन बराबर एम एन बटा ए एन बटा एन सी ए एन बटा एन सी इंटू में ए आर त्रिभुज एम एन सी। देखिए इतना हो गया। देखिए कैसे अब आगे करेंगे, तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर ये लिखूँगा ए यम बटा के यम बी इंटू में ए आर त्रिभुज एम एन सी बराबर ए एन बटा के एन सी इंटू ए आर त्रिभुज एम एन सी। कैसे, समीकरण 5 से, ठीक है, एम एन सी से एम एन सी कटेगा, ए यम बटा के यम बी बराबर ए एन बटा के एन सी। ये आपका आ गया, प्रूफ हो गया, आपका थेल्स प्रमेय सिद्ध हो गया। अगर आपको डाउट होगा तो मुझसे सीधे आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। ये हो जाएगा आपका उत्तर, शायद ये आप सीधे प्रूफ लिखिए, प्रूव्ड, ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो अब क्या करा जाए, प्रश्नावली को सॉल्व किया जाए कि जो इस पर एक और प्रमेय है उसको भी आपको बता दिया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि उस प्रमेय को भी बता देते हैं और फिर उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रमेय 6.2 हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रमेय 6.2 थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है, थेल्स प्रमेय का, किसका, थेल्स प्रमेय का विलोम है ये, ठीक है। तो इसको अब इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद पढ़ के उसको समझेंगे, फिर उसको भी प्रूफ किया जाएगा। तो ये देखिए, ये है आपका स्टेटमेंट। तो देखिए पढ़ते हैं इसको ध्यान से, और उसके बाद इसको इसके आधार पर एक चित्र बनाएंगे, फिर हम उसका उपपत्ति स्टार्ट करेंगे। देखिए दिया है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ए बी सी ले लीजिए, ठीक है। ये मतलब कोई रेखा है जो इसको मतलब समान अनुपात में विभाजित कर रही है, जिसका नाम है आपका डी ई, ठीक है। एक हम यहाँ पर रचना करेंगे, क्या रचना करेंगे कि हम यहाँ से एक ऐसा रेखाखंड बनाएंगे जिसका नाम डी ई ले लीजिए, और इसको ऐसा माना जाएगा कि ये वाला जो रेखाखंड है वो BC के बराबर है,
यानी ये वाला यानी डी ई डैश बी सी के समानांतर, ऐसा हम मानेंगे। ठीक है, रचना में हमने इसलिए इसको किया, माना गया है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है क्या, एक त्रिभुज जिसमें AD बटा DB बराबर है AE बटा EC। कैसे भैया? ये तो आपको ज्ञात ही बताया है, प्रश्न में कहा है दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें। ठीक है, अब देखिए, ये तो रहा ज्ञात है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसकी एक जगह इसकी ज़रूरत पड़ सकता है, कहीं भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। अच्छा, अब हम लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के, ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। और हमने रचना क्या किया था? रचना में क्या किया था? BC के समांतर एक भुजा DE ली थी, सॉरी DE डैश लिया था। इतना रचना में हमने क्या काम किया था। अब हम चलते हैं सीधे इसकी उपपत्ति पर। उपपत्ति मतलब प्रूफ। इसका प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ क्या है। उपपत्ति ध्यान से देखिए, हमने लिया क्या था? एक सेकेंड, हमने लिया क्या था? रचना में हमने क्या किया था? DE को समांतर ले लिया था BC के। ये काम किया था बच्चों, DE को समांतर लिया था BC के। BC है ना बच्चों, DE डैश को समांतर लिया है BC को, DE डैश को समांतर लिया है BC के। लेकिन अगर हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगा दें, लिख दे थेल्स प्रमेय से सब जो थेल्स प्रमेय से अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ? थेल्स प्रमेय से मैं ये लिख सकता हूँ AD बटे DB बराबर है AE डैश बटा के E डैश C के। ये हमें थेल्स प्रमेय से मिल जाएगा बच्चों, समीकरण नंबर 2। अच्छा, समीकरण 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनका बायां पक्ष बराबर है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये बच्चों आपको मिलेगा समीकरण 1 व 2 से AE बटा EC बराबर है AE डैश अपान E डैश C के। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब देखिए हमको करना क्या है। इसमें हम आपको एक चीज़ अब समझाना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर हमें इस भुजा को इसके समांतर दिखाना है तो हमें ये जो बिंदु है इसको इस बिंदु पर दिखाना पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर आ जाए, मतलब कुछ ऐसा हम लोग तिगड़म लगाएंगे इस प्रमेय में। अभी मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा तो आगे जा कर के ये वाली जो रेखाखंड है यानी कि DE डैश जो है बराबर हो जाएगा DE के। ये देखिएगा, अभी आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये आप दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये बराबर हो जाएंगे तो आपका जो DE डैश है वो समांतर हो जाएगा BC के, या फिर उसी को हम लिख सकते हैं कि DE समांतर हो जाएगा BC के। आपका काम हो जाएगा।
जो चीज़ प्रूफ करनी थी आपको मिल जाएगा, सीधा सीधा मिल जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखेंगे तब जा कर के ये आपको समझ में आएगा एकदम बढ़िया से। देखिए लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में एक को जोड़ने पर, समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर क्या होता है बच्चों, AE अपान EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE डैश अपान E डैश C प्लस 1। एक जोड़ दीजिए, दोनों पक्षों में जोड़ दिए, ये हो जाएगा AE प्लस का EC बटा में EC बराबर AE डैश प्लस का E डैश C बटा में E डैश C। ठीक है बच्चों, एकदम से। अब देखिए फिगर से, चित्र से आप ध्यान से देखिए, AE प्लस का EC किसके बराबर है बच्चों, AC के, और AE डैश प्लस E डैश C किसके बराबर बच्चों, AC के बराबर है। तो देखिए ये हो जाएगा AC अपान EC बराबर में AC अपान E डैश C। अब A डैश C से A डैश C को काट दो। अब यहाँ से आप देख सकते हो E डैश C बराबर हो गया EC के, ये लो जो हमको निकालने के लिए हम आपने बताया था वो आपको आ गया। अरे कहीं उल्टा नहीं ना लिख दिए हो, आई थिंक कहीं हमने उल्टा पलटा कुछ कर दिया क्या। E डैश C इक्वल टू है EC के। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने क्या निकाला है, E डैश C बराबर है EC के, लेकिन देखने में तो ये वाला दूरी इस वाले दूरी से अधिक लग रहा है, लेकिन हमने ये प्रूफ तो कर दिया ना कि E डैश C बराबर हो रहा है EC के। ये एक ही कंडीशन में बराबर हो सकता है जब ये E डैश C कहाँ पर हो जाए, E के स्थान पर हो जाए, तभी तो ये दोनों रेखाएं बराबर हो सकती हैं, सॉरी दोनों दूरियां बराबर हो सकती हैं, वही एक कंडीशन बनेगा। तो यानी कि इस चीज़ से हम बता सकते हैं, जो हमने अभी निकाला है, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो DE डैश है वो कहाँ पर है, DE के स्थान पर है, यानी जो DE डैश है वही है DE। हम DE को अब DE डैश कह सकते हैं, यानी अगर जिस प्रकार हमने DE डैश को BC के समांतर माना था उसी प्रकार से आपका DE बन जाएगा, DE समांतर हो जाएगा BC के। देखिए ध्यान से देखेंगे तो अब आपको ये आएगा। तो E डैश C बराबर हो गया EC के, समझ में आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि DE डैश जो है बराबर है आपके DE के। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। तो यानी कि, और हमने क्या माना था, क्योंकि DE डैश समांतर है BC के, इसलिए BC समांतर हो जाएगा DE के। या इसको आप थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया था, DE डैश, यानी ये आपका हो जाएगा DE समांतर BC के। यही आपको प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ्ड हो गया, प्रूफ्ड हो गया ना। थोड़ा थोड़ा मतलब दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में S लिख दीजिएगा, अगर ना समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम इसको सॉल्व करके आपको और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम थोड़ा सा कुछ प्रश्नावली के भी प्रश्न देख लेते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन प्रश्नावली 6.2 का। देखिए प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न आपको दिया है आकृति 6.17। पहला प्रश्न, 1 और 2 में DE समांतर है BC के। ठीक है, मतलब इस वाले में
आपको ईसी और सेकंड वाले में एडी आपको ज्ञात करना है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन ये वाला बताऊंगा, ये वाला सेम ऐसे ही रहेगा, आप इसको लगा के हमको बताएंगे, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 6.2 का ये पहला प्रश्न होगा। पहले का पहला खंड क्या दिया है, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसमें एक ये रेखा है जिसमें ये है DE, और आपको यहाँ से AD 1.5 सेंटीमीटर, ये दिया है 1 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, यही हमको ज्ञात करना है। तो आप इसको मान लीजिए x सेंटीमीटर। देखिए थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इसका और इसका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं AD/BD बराबर होगा AE/EC के। AD का मान कितना दिया है 1.5, BD का मान दिया है 3, AE का मान दिया है 1 और EC का मान हमको निकालना है, इसको x। देखिए यहाँ से हो जाएगा 1.5 x बराबर 3, x बराबर आ जाएगा 3/1.5 और यहाँ से x बराबर लिख सकते हैं आप 2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसका सेकेंड वाला पार्ट में भी सेम ऐसे ही होगा, AD/BD बराबर होगा AE/EC के। तो यहाँ से आप AD का मान निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं एक मिनट, हाँ, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए दूसरे में आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वैसे आपको फिगर बनाना पड़ेगा। कहा है एक त्रिभुज PQR, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बनाइए PQR, इसका नाम है PQR। क्या बोला है इसमें, भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। यानी PQ पर E और PR पर F, ये दो बिंदु स्थित है, दोनों को आप मिला दीजिए। ठीक है, ये दोनों स्थित है। प्रत्येक स्थिति में हमको बताना है। पहले कंडीशन में आपको इन सब के मान कुछ ना कुछ दे रखा है। पहले में दिया है आपको PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PF बराबर 3.6 सेंटीमीटर और FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर, इतना दे रखा है। अच्छा, आप एक बात याद रखिएगा, थेल्स प्रमेय हमें कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम हमें कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की मतलब यदि इनके भुजाओं का अनुपात समान है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान है तो ये जो रेखा है इसके क्या होगी, समांतर होगी। ये थेल्स प्रमेय का विलोम हमें यही कहता है। क्या बोलता है थेल्स प्रमेय का विलोम, आपको ये तो समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने इसको सिद्ध करवा रखा था, पिछली कक्षा में हमने इसको बताया था। यही बोलता है ना थेल्स प्रमेय हमारा कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये तो आपको बताया गया था पिछली कक्षा में, इसके पिछले वाले क्लास में मैंने बता रखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हमको ये
इसके समांतर दिखाना है तो पहले इनका अनुपात लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में लिखिए पी ई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर के। अच्छा, पी ई कितना दिया है भाई 3.9, ई क्यू दिया है 3, पी एफ दिया है 3.6, एफ आर दिया है 2.4। इतना दे रखा है। एक बार मैं मिला लूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं वाली बात, ठीक है, सब सही है। देखिए यहाँ से देखिए, इसको काटेंगे 3 एकम में 3, 3 3 9, ये आ जाएगा 1.3/1, क्या बराबर है, ये हो जाएगा 36/24। तो 12 तिहाई 36, 12 दूना 24, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ही समान नहीं है, थेल्स प्रमेय तो हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम इसी पर आधारित है कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात अगर समान है तो जो रेखा उसको जो रेखा विभाजित कर रही है, जो रेखा इस त्रिभुज के भुजाओं को एक समान अनुपात में विभाजित करती है, वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो थेल्स प्रमेय तो हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम इसी पर आधारित है ना कि इसका और इसका इनका अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। थेल्स प्रमेय का विलोम तो इसी पर आधारित है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ से लिखेंगे चूँकि भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, अनुपात समान नहीं है, इसीलिए EF समांतर नहीं होगा QR के। मैं इस समांतर वाली चिन्ह था उसको हमने ऐसे काट दिया, ठीक है। अच्छा, इसका सेकेंड खंड आपको सेम इसी तरीके से दे रखा है। सेकेंड पार्ट सेम ऐसा है, आप इसको कर सकते हैं। मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये आपका त्रिभुज है, P Q R, ये आपका बिंदु क्या है, ये आपका PQPR EF, हाँ ये आपका E है, ये आपका F। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको दे रखा है PQ बराबर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी दूरी आपको दे रखा है कितना सेंटीमीटर, 1.28 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, PR दिया है, PR यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरी दूरी आपको दे रखा है। PR कितना दिया है, 2.56 सेंटीमीटर। अच्छा, और PE कितना दिया है, ये देखिए ये वाला PE कितना दिया भाई, 0.18 सेंटीमीटर। और PF कितना दे रखा है, PF आपको दे रखा है 0.36 सेंटीमीटर। देखिए अब हमको इसमें ये बताना है कि ये वाली जो EF है, यानी EF समांतर है में QR के, ये हमको इस वाले क्वेश्चन में बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको ये बताने के लिए सबसे पहले हमें इस भुजा की तो ज़रूरत होगी ना, EF की तो ज़रूरत होगी और FR की ज़रूरत होगी। इसको कैसे ज्ञात होगा, देखिए PQ को हम क्या लिख सकते हैं, PE प्लस का EQ। अब PQ हमको पूरा दिया है 1.28, PE कितना दिया है 0.18, और EQ हमको ज्ञात करना है, घटा दीजिए, हो जाएगा 0.11, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा आपका EQ। अब देखिए PR को हम क्या लिख सकते हैं, PF प्लस का FR, ये लिख सकते हैं। अब देखिए PR बराबर हमको दिया था 2.56 सेंटीमीटर। आप इसको डायरेक्टली भी करके यहाँ पर लिख सकते थे, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा। मान लीजिए अगर आपको 2 नंबर में दे रखा है तो
ऐसे कर देंगे तो और अच्छा है, नहीं तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, तब पर भी अच्छा है। तो ऐसे आप सॉल्व करके भी लगाओगे तो वो भी बढ़िया है। देखिए PF कितना दिया है 0.36 प्लस का FR ज्ञात करना है। अच्छा FR बराबर आपका क्या हो जाएगा 2.56 माइनस 0.36। देखिए 2.0 हो जाएगा और 5 में से 3 जा 2, इतना सेंटीमीटर। अच्छा अब हमको सबसे पहले थेल्स प्रमेय के विलोम से हमको इनका अनुपात लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे PE/EQ बराबर है PF/FR के। ये लेके चलते हैं। PE कितना दिया बच्चों 0.18। EQ हमने निकाला है बच्चों 1.1 बराबर PF कितना दिया है 0.36 और FR कितना दिया है 2.2। अच्छा ऊपर वाले को काट दें, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा 2 से काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो ये 0.18/1.1 इज इक्वल्स टू, इसको जो काटेंगे आप तो 0.18 आएगा, इसको काटेंगे तो 1.1 आएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं लिखेंगे चूंकि भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए EF समांतर होगा QR के। QR यही चीज़ हमको बताना था। देखिए आ गया, ठीक है, यही चीज़ हमको बतानी थी। आ गया कि नहीं आ गया? तो इस वीडियो में केवल हम लोग 2 प्रश्न तक ही रहने देते हैं, क्योंकि बाकी के जितने क्वेश्चंस दिए हैं वो प्रूफ करने वाले प्रश्न हैं, और प्रूफ करने वालों के लिए थोड़ा सा हमको ज़्यादा समय लगेगा, तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।